बच्चों अभी यहाँ देखो, हमने चालू किया था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सो उसमें हमने केमिकल प्रॉपर्टीज देखी थी। अब हम आगे और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। ठीक है, सो केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि भाई अगर रिएक्शन कराया जाए सो क्या चेंजेस आते हैं। सो द थर्ड आगे हमारी केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विथ ईच अदर, कि अगर एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करें, ठीक है, अगर एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करें तो क्या रिएक्शन बनेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी का नाम है रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेस विथ ईच अदर। अगर एसिड और बेस का रिएक्शन कराया जाए, ठीक है, अगर एसिड और बेस का रिएक्शन कराया जाए तो क्या होगा। तो एसिड और बेस देखो रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। सो ये प्रॉपर्टी है एसिड्स और बेस की, अगर वो आपस में रिएक्ट कर जाते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिखा है समझने के लिए कि भाई किस तरह से वो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। सो यहाँ देखो आप, हमने एसिड का HCl लिया है। HCl आपको पता है एसिड का एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेस का हमने NaOH लिया है, आपको पता है NaOH इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सो जब ये दोनों रिएक्ट कर जाते हैं, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर जाते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। किस तरह से बनाते हैं तो आप जरा देख लो। तो देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ मैंने आपको दिखाया ये HCl है और ये NaOH है। तो HCl ब्रेक होगा H+ और Cl- आयंस में, NaOH ब्रेक होगा Na+ और OH- आयंस में। ये वाली चीजें हमने चैप्टर नंबर 1 में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ी हैं। इवन हमने चैप्टर नंबर 1 2 बार ही कर लिया था ये समझने के लिए। ठीक है, सो भाई ये ब्रेक होते हैं। अब यहाँ देखो किस तरह से, तो जो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव आयन किसके साथ जाके मिलेगा, ये नेगेटिव के साथ, और ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ मिलेगा। सो H+ और OH- क्या बनाएगा, H2O और NaCl बनाएगा। तो इस तरह से जो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज होंगी वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी और बन जाएगा सॉल्ट। इसका मतलब एसिड और बेस कर देंगे एक दूसरे को न्यूट्रलाइज। न्यूट्रलाइज का मतलब एक दूसरे का इफेक्ट ही खत्म कर देंगे। HCl का मतलब एसिड का इफेक्ट क्या होता है, H+ आयंस प्रोड्यूस करना। बेस का इफेक्ट होता है OH- आयंस प्रोड्यूस करना। वो दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कर देंगे नलीफाई। ठीक है, सो हम देख रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसका नाम है रिएक्शन ऑफ एसिड्स बेस, रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस विद ईच अदर। सो ये प्रॉपर्टी इस तरह से है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, एसिड प्लस बेस, तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। एग्जाम्पल में HCl प्लस NaOH लिया, NaCl प्लस H2O। तो इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइज करना, न्यूट्रल मतलब इफेक्ट खत्म कर देना एसिड और बेस का। When an acid and base react to form water and salt, it is called neutralization reaction. जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, वाटर और सॉल्ट। जब एसिड और बेस रिएक्ट करता है और बनाता है वाटर एंड सॉल्ट तो उसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स H+ एंड OH- आयंस टू जनरेट वाटर। क्या क्या इन्वॉल्व करता है ये, H+ आयंस और OH- आयंस वाटर जनरेट करने के लिए। मतलब वाटर तो मिलेगा ही मिलेगा और कोई भी सॉल्ट मिलेगा, जरूरी नहीं है हमेशा NaCl। अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल बदल दो तो आपको शायद कोई और सॉल्ट मिलेगा, पर वाटर तो आपको कंपलसरी मिलेगा ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि H+ और OH- आयंस वो अपनी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, एसिड और बेस न्यूट्रलाइज हो रहे मिल रहे हैं। सो H2O तो जरूर बनेगा ही बनेगा, और एसिड और बेस के रिएक्शन से आपको एक सॉल्ट भी मिलेगा। ठीक है, सो दिस वाज योर प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेस विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, बच्चों नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है आपकी रिएक्शंस ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स और रिएक्शंस ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद बेसिस। ठीक है, सो एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी रिएक्शंस ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स, कि एसिड्स के साथ अगर मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। ठीक है,
सो मेटलिक ऑक्साइड अगर एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। अच्छा, मेटल का मतलब आपको पता है मेटल कौन होते हैं, जिनकी जो लूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो एक कंप्लीट ऑक्टेट बनाने के लिए वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनकी लूजिंग टेंडेंसी अच्छी होती है। सो मेटल वो होते हैं और उनके ऑक्साइड्स, सो मेटेलिक ऑक्साइड्स। तो मेटेलिक ऑक्साइड्स अगर एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। सो यहाँ देखो क्या होगा, एसिड प्लस मेटेलिक ऑक्साइड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। वही होगा जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता है। क्या होता है, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं एक्चुअली ये बेसिक इन नेचर होते हैं। इनका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक है। सो इसीलिए ये जो अगर एसिड मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर ही बनाएगा, ठीक है। जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एक्चुअली में बेसिक इन नेचर होते हैं, उनका नेचर बेसिक होता है। मतलब अगर वो रिएक्शन कराया जाए उनको वाटर में तो वो OH माइनस आयंस प्रोड्यूस करते हैं। सो इनका नेचर बेसिक होता है, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल है मेटेलिक ऑक्साइड्स के। तो इनका नेचर क्या होता है, बेसिक, ठीक है। सो अगर आप मेटेलिक ऑक्साइड्स को अगर एसिड से रिएक्ट कराते हो तो आपको सॉल्ट और वाटर ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि आप एसिड को रिएक्ट करा रहे हो मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, और पर मेटेलिक ऑक्साइड कौन सा नेचर है, बेसिक नेचर है, ठीक है। सो एसिड क्या है, एसिड सपोज आपने HCl लिया, मेटेलिक ऑक्साइड आपने लिया CaO, ठीक है। एसिड आपने HCl लिया और मेटेलिक ऑक्साइड लिया CaO। तो जब आप इसको रिएक्ट कराते हो, HCl और CaO को रिएक्ट कराते हो तो आपको क्या मिलेगा, HCl और CaO को आप रिएक्ट कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको CaCl2 और H2O मिलेगा, ठीक है। सो किस तरह से मिलेगा, तो देखो ये ब्रेक डाउन होगा HCl H प्लस Cl माइनस में, Ca ब्रेक डाउन CaO ब्रेक Ca2 प्लस O2 माइनस में, ये फिर O2 माइनस किसके साथ जाके फिर ये इसके साथ मिलेगा और ये इसके साथ, ठीक है। सो इस तरह से आपका एसिड प्लस मेटेलिक ऑक्साइड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। सॉल्ट और वाटर मिलेगा आपको, ठीक है। ये जो ब्रेक डाउन वाली चीजें हैं ये आप चैप्टर 1 में अच्छे से पढ़ चुके हो। अगर भाई किस तरह से जो पर ये सिंपल सा है, ये आपको पता ही होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो CaCl2 प्लस H2O मिलता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट देखें, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विद बेसिस। अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स अगर बेस के साथ रिएक्ट करें तो क्या होगा, ठीक है। सो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स अगर बेस के साथ रिएक्ट करें तो क्या होगा। सो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटल्स कौन होते हैं, जो गेन करते हैं, जो गेन करते हैं पॉजिटिव, मतलब जो जिनमें गेनिंग टेंडेंसी हाई होती है, ठीक है। अच्छा, ये क्या करते हैं, ये लूज करते हैं, ये क्या करते हैं, गेन करते हैं, ठीक है। सो इन्हें नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। सो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है, वो होते हैं एसिडिक, ठीक है। उनका नेचर क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है, ठीक है। सो इसका कैसे फॉर्मूला बनेगा, बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। सो वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वाला ही फॉर्मूला बनेगा। अगर मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है ये दिखाने के लिए आपको। सो बेस है CaOH ट्वाइस बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और वो किससे रिएक्ट कर रहा है, CO2 से, ठीक है। तो क्या मिल रहा है, CaCO3 H2O। सो ये वाली रिएक्शन आपने कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग में कल देखी थी। कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्ट करने के लिए कल हमने और पास कराई थी, ठीक है। सो ये वही रिएक्शन है। और ये जो बनता है ना CaCO3, एक्चुअली ये चौक ही होता है। अगर मैं आपको बताऊं, CaCO3 इज अ प्योर फॉर्म ऑफ चौक। ये चौक ही बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट एक प्योर चौक ही हुआ। और ये रिएक्शन में कुछ हार्मफुल इफेक्ट कुछ नहीं होता, एक सिंपल सा रिएक्शन होता है, सिंपल एक चौक बनता है, ठीक है। सो इस तरह से दो रिएक्शन हुए, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स। जो मेटेलिक ऑक्साइड है बेसिक होते हैं, फिर इसलिए बेस प्लस एसिड, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही होगा, सॉल्ट और वाटर। सेम रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को अगर बेस को नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से रिएक्ट कराओगे वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसा ही होगा। सो बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड गिव्स सॉल्ट और वाटर, ठीक है। सो दिस वाज योर property of reactions of metallic oxides with acids or reaction of non metallic oxide with bases.
बच्चों अभी नेक्स्ट टॉपिक है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज में कि व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। सारे एसिड्स, अगर मैं सब एसिड्स की बात कर लूं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स, हर तरह के एसिड की बात कर लूं, तो उनमें कॉमन क्या है। मतलब जैसे कुछ कॉमन होता है, ठीक है, एक फैमिली है, फैमिली में कॉमन क्या है, तो लव, शेयरिंग, ये सब कॉमन चीजें होती हैं। सो सारे एसिड्स के बीच में कॉमन चीजें क्या हैं। सो व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। सारे एसिड्स के बीच में कॉमन चीजें क्या है, ठीक है। तो पहली कॉमन चीज है कि ऑल एसिड्स हैव H+ आयंस। जो सारे एसिड्स होते हैं, सब एसिड्स के पास H+ आयंस होते ही होते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसके पास ज्यादा H+ आयंस होंगे, अगर वीक एसिड है उसके पास कम H+ आयंस होंगे, पर एसिड्स के पास H+ आयंस तो होते ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, दीज H+ आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। और यही H+ आयंस हैं जो मतलब इसी की वजह से एसिड्स में एसिडिक प्रॉपर्टीज आती हैं। H+ आयंस की वजह से ही एसिड्स में एसिडिक प्रॉपर्टीज आती हैं, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट देखो, व्हाट डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, ठीक है। सारे बेसिस में कॉमन क्या है, व्हाट डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, ठीक है। सारे बेसिस में कॉमन क्या है। सो पहली चीज, ऑल बेसिस हैव OH- आयंस, ठीक है। ऑल बेसिस में OH- आयंस कॉमन होता है, मतलब सारे बेसिस OH- आयंस बनाएंगे ही बनाएंगे। फिर से अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो ज्यादा नंबर में OH- आयन बनाएगा, वीक बेस होगा तो कम नंबर में OH- आयंस बनाएगा, पर बनाएगा तो जरूर। सो बेस है मतलब वो OH- आयन बनाएगा। फिर नेक्स्ट है, दीज OH- आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिक नेचर। और यही OH- आयंस होते हैं जो कि उनके बेसिक नेचर, जो बेसिक नेचर है उनका, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। सो अगर हम पूछें कि भाई क्या कॉमन है सारे एसिड्स में, तो ये दो चीजें कॉमन है। और अगर मैं आपसे पूछूं सारे बेसिस में, जितने भी बेसिस है सब में कॉमन चीज क्या है, तो ये दो चीज कॉमन है। ये कोई डिफरेंस बिटवीन नहीं है, ये अलग अलग क्वेश्चंस हैं कि भाई सब एसिड्स में क्या कॉमन बात होती है और सब बेसिस में क्या कॉमन बात होती है। मैंने खाली पार्टीशन करके आपको दिखाया है। बच्चों अभी हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे जो कि लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड बेसिस की। हमने कल चालू किया था केमिकल प्रॉपर्टीज का टॉपिक, अभी एंड हो रहा है। सो केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिड एंड बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन। सो अगर एसिड्स को अगर आप वाटर सॉल्यूशन में मिक्स करो या बेस को वाटर सॉल्यूशन से रिएक्ट कराओ तो क्या केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे, ठीक है। सो यहाँ देखो पहले एसिड्स का देख लेते हैं। एसिड्स, तो ये एसिड है, मैंने ये मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है कि भाई अगर एसिड को अगर आप वाटर से रिएक्ट कराओगे, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद वाटर इट गिव्स हाइड्रोनियम आयंस, ठीक है। अगर आप एसिड को वाटर से रिएक्ट कराओगे तो क्या मिलेगा, हाइड्रोनियम आयन। इसका मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि भाई समझो एसिड लिया HCl, ठीक है, HCl को वाटर से रिएक्ट करा रही हूँ, HCl को वाटर से रिएक्ट कराया तो क्या ये क्या बना, सो H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl- आयन। आपको पता है ये HCl ब्रेक होगा H+Cl- में और H2O भी ब्रेक होगा H+OH- आयन में। सो ये Cl- और ये H3O प्लस आयंस बनाएगा, ठीक है। सो क्या रीजन है कि भाई जब एसिड्स रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो वो H3O प्लस आयंस ही क्यों बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयंस ही क्यों बनाते हैं। तो रीजन है कि जो H+ आयंस हैं वो कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, वो कभी भी अलग नहीं रह सकते, उनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, दे एग्जिस्ट एज H3O प्लस आयंस, दैट इज हाइड्रोनियम आयन। H+ आयंस अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो तुरंत जुड़ जाते हैं, सो इसीलिए वो हाइड्रोनियम आयंस बना देते हैं फटाफट, ठीक है। सो H+ आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, वो अकेले रह ही नहीं पाते हैं। और वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दे एग्जिस्ट एज H3O प्लस, दैट इज हाइड्रोनियम आयंस, ठीक है। सो
एसिड्स प्लस वाटर गिव्स H3O प्लस प्लस Cl माइनस। ये एग्जाम्पल है एसिड, ये वाटर क्या गिव करेगा H3O प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। और ये मैंने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा है कि भाई एसिड अगर वाटर से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोनियम आयंस बनेगा। तो सिंपल, एसिड्स जो है वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोनियम आयंस बनाते हैं। क्यों? बिकॉज हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, सो दे एग्जिस्ट एज हाइड्रोनियम आयंस। H प्लस आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, सो दे एग्जिस्ट एज H3O प्लस आयंस, ठीक है। अच्छा, आप बेसिस देख लें तो बेसिस है, बेसिस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स OH माइनस आयंस, ठीक है। अगर बेसिस वाटर में डिसॉल्व करते हैं, अगर बेसिस वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो तो क्या बनाते हैं? बेसिस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स OH माइनस आयंस, तो वो क्या बनाते हैं? OH माइनस आयंस, मतलब हाइड्रोक्सिल आयंस बनाते हैं। सो ये बेस है, यहाँ एग्जाम्पल लिखा है मैंने बेस का। सो बेस इज NaOH, किसके साथ रिएक्ट करा? वाटर, मतलब वाटर। सो NaOH प्लस वाटर क्या गिव करेगा? Na प्लस प्लस OH माइनस आयंस, ठीक है। सो अगर ऐसे आप बेस को वाटर, अगर एक वाटर सॉल्यूशन में आप बेस डाल दोगे तो क्या बनेगा? Na प्लस प्लस OH माइनस आयंस। तो फिर बेस के, अगर आप बेस को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो, अगर आप एक बेस को वाटर में डिसॉल्व मिला रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? वाटर आपको क्या देगा? OH माइनस आयंस देगा, ठीक है। अगर आप बेस को वाटर में मिला रहे हो तो आपको हाइड्रोक्साइड आयंस मिलेंगे, ठीक है। सो ये लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी थी कि एसिड अगर वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयंस। बेस अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा, उसमें मिलाया जाएगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है। सो दिस वाज द लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज टॉपिक। बच्चों, नेक्स्ट है हमारे ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन। पेज नंबर 22 पे ब्लूप्रिंट के क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने केमिकल प्रॉपर्टीज का टॉपिक पूरा कर लिया। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द ब्लूप्रिंट ऑन पेज 22 इज व्हाई शुड कर्ड एंड सोर सब्सटेंसेस डू नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। खट्टी दही या बाकी जो भी खट्टी चीजें हैं उन्हें हमें ब्रास या कॉपर के वेसल्स में नहीं डाल के रखना चाहिए। सो रीजन क्या है? Curd and sour substances contain acids when react with copper and brass to form certain salts. आपको पता है कि जो कर्ड है, कर्ड इज हम जो खट्टी चीजें हैं, ठीक है, कर्ड, सोर सब्सटेंसेस, ये सब सिट्रिक एसिड्स हैं। सो क्योंकि ये एसिड कंटेन करते हैं तो ये क्या करते हैं? कॉपर और ब्रास जो कि मेटल है उसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं। तो उसके साथ रिएक्ट करके ये सॉल्ट बना लेते हैं। आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आपने पढ़ा था कि भाई जो एसिडिक चीजें होती हैं वो रिएक्ट कर जाती हैं और सॉल्ट बना लेती हैं। तो ये क्या बना लेंगे? सॉल्ट्स बना लेंगे, रिएक्शन कर जाएंगे तुरंत मेटल्स के साथ। कॉपर और ब्रास मेटल है। सो दैट आर पॉइजनस इन नेचर एंड कैन कॉज फूड पॉइजनिंग। तो ये जो सॉल्ट्स बनेंगी, जो रिएक्शन के बाद जो सॉल्ट बन जाएगा वो बहुत ही, उसका नेचर पॉइजनस होता है, ठीक है, मतलब जानलेवा हो सकता है, फूड पॉइजनिंग कर सकता है आपको। सो दैट आर पॉइजनस इन नेचर एंड कॉज फूड पॉइजनिंग। Hence, sour substances like curd, pickles, etc. should not be kept in brass and copper vessels. इसलिए एडवाइजेबल है कि आप दही जमाओ या आप पिकल्स बनाए कोई, तो वो कॉपर और ब्रास के वेसल्स बिल्कुल यूज ना करें, क्योंकि कॉपर और ब्रास के वेसल यूज करोगे तो ऑलरेडी इन चीजों में एसिड होता है, वो तुरंत उनके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बना देगा, और सॉल्ट जो होता है वो फूड पॉइजनिंग कर सकता है, ठीक है, जो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है। सो दैट वाज द रीजन ऑफ योर फर्स्ट ब्लूप्रिंट। सेकंड ब्लूप्रिंट है आपका, सेकंड ब्लूप्रिंट आपको खुद लिखना है, क्योंकि ये मैंने आगे टॉपिक्स में ले लिया था, कल वाले टॉपिक्स में। आपका सेकंड ब्लूप्रिंट है, विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल। जब एक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस लिबरेट होती है? इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस?
एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो कौन सी गैस लिबरेट होती है और इस गैस के लिए कौन सी टेस्ट करोगे? सो एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस, और उसका डिटेक्शन किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि सोपी वाटर ले लेने का और फिर वो बबल्स पॉप साउंड करे तो वो हाइड्रोजन गैस है। ये टॉपिक हमने कल डिस्कस किया है, ठीक है। सो वो ये क्वेश्चन ब्लूप्रिंट का लिख के वो आंसर में वही टॉपिक आपको लिख देना है सारा। सो वो पहले तो भाई रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, उसके बाद हाइड्रोजन गैस का डिटेक्शन, वो पूरा एक टॉपिक हमने लिखा था। सो इसके आंसर में सेल्फ है, ठीक है। सो वो टॉपिक करना है, ठीक है। सो सेकेंड इज योर सेल्फ सम। इसके बाद क्वेश्चन, इसके बाद हम करते हैं थर्ड इज अ क्वेश्चन, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस effervescence. This gas evolved extinguishes a burning candle. Write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compounds formed is कैल्शियम क्लोराइड। हम ये वाला क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। बच्चों पेज 22 पे ब्लूप्रिंट का थर्ड क्वेश्चन है, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस effervescence। कि जो अगर एक कंपाउंड ए है, ये आपको मतलब आपको बताना है कंपाउंड ए कौन है, ठीक है। ऐसे फाइंड वाले बहुत क्वेश्चंस आते हैं केमिस्ट्री में। मेटल कंपाउंड ए है, रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस effervescence। कंपाउंड ए है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है और बना रहा है effervescence, मतलब कोई गैस रिलीज कर रहा है। दिस गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। ये जो गैस निकली ना, ये जो effervescence निकला, उससे एक जलती हुई कैंडल बुझ गई। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। इसके लिए रिएक्शन लिखो। इफ वन ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड, मतलब प्रोडक्ट्स में एक ऐसी गैस रिलीज हो रही है जिसकी वजह से बर्निंग कैंडल बुझ गई, और दूसरा प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड दूसरा प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है। तो आप बताओ कि भाई आप कंपाउंड ए का नाम बोलो, केमिकल रिएक्शन क्या है और कंपाउंड ए कौन है वो बताओ, ठीक है। सो यही कुछ क्वेश्चन है आपका। सो यहाँ देखो, जो गैस रिलीज हो रही है, गैस इवॉल्व हो रही है जिसकी वजह से वो कैंडल बुझ गई, वो कौन सी है? CO2 गैस है। सो CO2 इज द गैस दैट एक्सटिंग्विशेस कैंडल, ठीक है। अच्छा, CO2 क्यों CO2 प्रोड्यूस हुई? तो ये भी केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ के आए हो आप कि भाई अगर कोई मेटल कार्बोनेट, अगर कोई कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो CO2 बनता है, ठीक है। अगर कार्बोनेट, यहाँ देखो मेटल कंपाउंड बोला गया है, मेटल कंपाउंड। सो हमने आगे पढ़ा हुआ है कि अगर कोई कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ही कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, अगर उसके लिए हमने डिटेक्शन भी किया था। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड। सो यहाँ सिंस वन ऑफ द प्रोडक्ट इज कैल्शियम क्लोराइड, अब यहाँ देखो कैल्शियम क्लोराइड भी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। देखो अब इतना तो पता लग गया क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है। कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस हो रहा है, CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, इतना पता लग गया। ये कैल्शियम कार्बोनेट वाली रिएक्शन है, कार्बोनेट वाली रिएक्शन है, ठीक है, मेटल कार्बोनेट्स वाली, एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट्स वाली। तो वो याद कर, उसमें क्या पढ़ा था आपने। तो यहाँ देखो आपको प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर कार्बोनेट है, कार्बोनेट के नाम के साथ Ca जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब जो कंपाउंड है वो कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल उसी कैल्शियम कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड वाली केमिकल प्रॉपर्टी पे है, ठीक है। सो सिंस वन ऑफ द प्रोडक्ट इज कैल्शियम क्लोराइड, thus the compound A should be कैल्शियम कार्बोनेट। ए कंपाउंड क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट होगा, ठीक है। गैस कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, और कंपाउंड होगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन वो कैसी बनेगी? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। ये एक आपकी बैलेंस्ड रिएक्शन है, ठीक है। दिस इज अ बैलेंस्ड रिएक्शन, आप चेक कर लो, एकदम बैलेंस्ड है ये।
ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3। सो आपका कंपाउंड है CaCO3 और इक्वेशन है CaCO3 प्लस HCl गिव्स, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस पूरे आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज में से ही थे। बच्चों अभी पेज नंबर 25 पे ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन फर्स्ट देखो। Why do HCl HNO3, ये दोनों एसिड्स हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा, शो एसिडिक कैरेक्टर्स इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब HCl HNO3 अगर एक्वस में डालो, एक्वस मतलब H2O ही मान लो, अगर आप HCl और HNO3 को समझो एक्वस या H2O बोल दो, वाटर में डालते हो तो ये क्या शो एसिडिक कैरेक्टर्स, ये एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। एसिडिक प्रॉपर्टी क्या होती है? H+ आयन जनरेट करते हैं। ठीक है, सो एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। व्हाइल सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल एंड ग्लूकोज डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर, जबकि जो अल्कोहल और ग्लूकोज है, ठीक है, तो वो एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखाते, डू नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, सो वो एसिडिक प्रॉपर्टीज दिखाते हैं और ये एसिडिक प्रॉपर्टीज नहीं दिखाते हैं। ठीक है, सो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अ कंपाउंड इज ड्यू टू देखो यहाँ पे अभी एसिडिक कैरेक्टर क्यों होता है किसी भी कंपाउंड का? एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अ कंपाउंड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ replaceable H+ ions which are released in aqueous solution and are responsible for acidic properties। देखो किसी भी कंपाउंड का एसिडिक कैरेक्टर है, ठीक है, किसी भी कंपाउंड का एसिडिक कैरेक्टर है, वो क्यों होता है? H+ आयंस की वजह से होता है। ठीक है, H+ आयंस क्यों होते हैं? क्योंकि वो एक्वस सॉल्यूशन में डाले जाते हैं और उसी की एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए वो जिम्मेदार होते हैं। देखो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अ कंपाउंड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिप्लेसेबल। अच्छा, रिप्लेसेबल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि H+ H3O+, अकेले नहीं रह पाते इसलिए H3O+, इसलिए रिप्लेसेबल बोल रहे हैं। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अ कंपाउंड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस विच आर रिलीज इन एक्वस सॉल्यूशन। ये H+ आयंस कहाँ रिलीज होते हैं? वाटर में, एक्वस सॉल्यूशन, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक प्रॉपर्टीज, और ये एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए जिम्मेदार होते हैं। एज HCl HNO3, as HCl HNO3 etc. have replaceable H+ ions। HCl और HNO3 के पास कौन से आयंस हैं? रिप्लेसेबल, दोनों के पास है। HCl के पास भी H+ है, HNO3 के पास भी है। तो इसलिए वो क्या दिखाते हैं? एसिडिक कैरेक्टर्स दिखाते हैं। ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर्स दिखाते हैं। और जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज और अल्कोहल है, डू नॉट हैव रिप्लेसेबल H+ आयंस। ठीक है, जो ग्लूकोज और अल्कोहल है, ग्लूकोज और अल्कोहल उनके पास H+ आयंस नहीं होते हैं। ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट हैव रिप्लेसेबल H+ आयंस, उनके पास H+ आयंस नहीं होते हैं। हेंस नो एसिडिक कैरेक्टर इज शोन बाय देम, मतलब इन दोनों के पास H+ आयंस नहीं होते हैं, सो इसलिए ये लोग एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं दिखाते हैं। सिंपल कि भाई HCl HNO3 H+ आयंस रखते हैं इसलिए वो एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज के पास H+ आयंस नहीं होते हैं तो वो नहीं दिखाते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर देखो। Why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? कि कोई एक्वस सॉल्यूशन, एसिड का एक्वस सॉल्यूशन मतलब एसिड को वाटर में, फिर से एक्वस, अगर एक्वस वर्ड आए तो वाटर सोच सकते हो। ठीक है, वाटर सबसे इजी एक्वस सॉल्यूशन है, वो एग्जांपल में सोच सकते हो। सो एंड why does an acid solution of why does an aqueous solution of acid conduct electricity? जो एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे करता है, क्यों करता है? सो एन एसिड मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट्स इन एन एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस H+ आयंस एंड करस्पॉन्डिंग एनायंस A-। ठीक है, जो एसिड है, एसिड अगर आप एक्वस सॉल्यूशन में डालो, डिसोसिएट्स का मतलब ब्रेक डाउन होगा। किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा? H+ आयंस में और करस्पॉन्डिंग एनायंस में, मतलब एक पॉजिटिव रिलीज होगा और एक नेगेटिव। जैसे अगर आपने कोई एसिड डाला, ठीक है, समझो आपने डाला HCl, सो ये किसमें H+ और Cl- में ब्रेक होगा। ठीक है, सो टू प्रोड्यूस H+ आयंस एंड करस्पॉन्डिंग एनायंस। ठीक है, these free ions carry electric charge from one place to other।
जो ये फ्री आयंस हैं, ये फ्री आयंस इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस, और इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ठीक है, दीज फ्री आयंस कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये जो आयंस है, ये क्या करते हैं, कैरी करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे चार्ज कैरी करते हैं, हेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सो ये आपका एक्वस सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि इनके पास फ्री आयंस होते हैं और फ्री आयंस से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, H+ और Cl-। मैंने तो सिंपल एग्जांपल दिया, मतलब इनके पास फ्री आयंस होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और आयंस होते हैं, आयंस क्या है, चार्ज है, और चार्ज से क्या प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी। ये आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ठीक है, सो दिस वाज योर क्वेश्चन 1 and 2 ऑफ द ब्लूप्रिंट ऑफ पेज नंबर 25। बच्चों अभी ब्लूप्रिंट में देखो पेज 25 पे ही थर्ड नंबर, व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर। अगर HCl ड्राई फॉर्म में है, वैसे हम HCl क्या बोलते हैं भाई, कॉन्सेंट्रेटेड है, डाइल्यूट है। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब थोड़ा सा पानी है, डाइल्यूट मतलब ज्यादा पानी है, पर यहाँ हम बोल रहे हैं ड्राई है। ठीक है, एकदम ड्राई फॉर्म में है, सूखा। ठीक है, सो ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर। अगर हम लिटमस पेपर पे ड्राई, हमने क्या पढ़ा था कि एसिड कलर चेंज करता है लिटमस पेपर, अगर हम एसिड अगर लिटमस पेपर पे लगाएं तो कलर चेंज होता है। पर अगर जो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई कलर चेंज नहीं, भाई क्यों ड्राई लिटमस पेपर पे ड्राई एसिड कलर चेंज क्यों नहीं करता है। सो ड्राई HCl गैस डज नॉट कंटेन एनी H+ और H3O+ आयंस। जो ड्राई HCl गैस है, ड्राई HCl गैस ना वो H+ आयंस कंटेन करता है ना H3O+ आयंस। क्यों, क्योंकि अगर HCl एक्वस होता है, HCl जब आप वाटर में डालते हो तो वो ब्रेक डाउन होता है H+ OH- में, पर यहाँ तो ड्राई है। ड्राई तो मतलब ब्रेक डाउन कब होता है HCl का, जब वो वाटर में डिजोल्व होता है, पर यहाँ तो ड्राई बोल रहे हैं तो वो H+ Cl- में डिजोल्व होगा ही नहीं, मतलब वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो ही नहीं करेगा ना। सो ड्राई HCl गैस डज नॉट कंटेन एनी H+ और H3O+ आयंस, सो इट डज नॉट शो एनी एसिडिक प्रॉपर्टीज। क्योंकि वो ड्राई है इसलिए वो नहीं शो करता, वो एक्वस होता तो शो करता, पानी में शो करते हैं, ड्राई HCl शो नहीं करता है एसिडिक प्रॉपर्टी। Hence it does not change the color of dry litmus paper। इसलिए ये ड्राई लिटमस पेपर का कलर नहीं बदलता है, ड्राई लिटमस पेपर का कलर बिल्कुल नहीं बदलता है। टू शो इट्स एसिडिक बिहेवियर इट नीड्स वेट लिटमस पेपर। ठीक है, तो ये अपना जो एंड इट डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर, उसको बोले लिटमस पेपर पे आप डालोगे तो उसका कलर नहीं बदलेगा। अगर आप चाह रहे हो कि कलर बदले लिटमस पेपर का, सो अगर आप चाह रहे हो तो आप उस वेट लिटमस पेपर यूज करो, या तो गीला लिटमस पेपर यूज करो या तो ड्राई HCl में पानी डालो, मतलब कहीं आपको पानी डालना पड़ेगा ताकि वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करे। एसिड प्रॉपर्टी कब शो होगी, जब डिजोल्व इन वाटर होगा। तो या तो वेट लिटमस पेपर कर दो या ड्राई HCl को एक्वस में डिजोल्व मतलब एक्वस कर दो। ठीक है, सो इसीलिए जो है ड्राई HCl चेंज ही नहीं करता है। कब HCl कब चेंज करेगा लिटमस पेपर का कलर, जब वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। एसिडिक प्रॉपर्टी तो वो शो ही नहीं कर रहा है, सो इट विल नॉट चेंज। ठीक है, या तो आप उसको वेट करो या तो उसको एक्वस करो या तो इस लिटमस पेपर को वेट करो, क्योंकि दोनों सूखे हैं, कहीं पानी का कांटेक्ट ही नहीं है। अच्छा, अभी इसके बाद फोर्थ नंबर, ये फोर्थ वाला आप इवन 9th में भी पढ़ के आए हो अगर आपको याद हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। Fourth one, while diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to the acid? कह रहा है जब आप एसिड को डाइल्यूट करते हो, मतलब जब आप एसिड में पानी की मात्रा बढ़ाते हो, सो ये क्यों रिकमेंड किया जाता है कि एसिड को वाटर में डालो, नॉट वाटर टू एसिड। मतलब पानी, एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, पानी में एसिड डालो, ये पानी है, पानी में एसिड डालो। ठीक है, सो पानी में एसिड डालना चाहिए, ना कि एसिड में पानी। ठीक है,
पानी में आपको एसिड डालना है, पानी के अंदर क्या डालना है, एसिड, ना कि एसिड में पानी, ठीक है। सो आंसर क्या है, डाइल्यूशन ऑफ अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सबसे पहले अगर आप किसी भी एसिड में पानी डाल रहे हैं, मतलब उसको डाइल्यूट कर रहे हैं, सो वो रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब उस रिएक्शन में बहुत ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कभी भी आप किसी भी एसिड को डाइल्यूट करते हैं, सो दैट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड। यही चीज मैंने अभी बोली। केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड विद वाटर। तो जब भी आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को पानी में डाल रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़े, क्योंकि आपने पहली लाइन में लिख दिया है कि ये रिएक्शन बहुत ही एक्सोथर्मिक है, मतलब बहुत हीट रिलीज होती है, इतनी ज्यादा हीट कि आपको जला दे, आपको बर्न्स कर दे, मतलब बर्न्स दे दे, आप मतलब स्किन जल सकती है, ठीक है। इतनी ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होती है, स्किन जल सकती है। सो the acid must always be added slowly to water with constant stirring। इसलिए तरीका क्या है एसिड और वाटर को मिलाने का, सो हमेशा एसिड को धीरे धीरे, पानी भाई भरा हुआ रखना चाहिए और उसमें धीरे धीरे एसिड मिलाते धीरे धीरे उसको घुमाते रहना चाहिए, स्पून से या स्टिरर से उसको स्टिर करते रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप उल्टा करोगे, एसिड है उसमें से पानी डालोगे, तो एकदम एसिड एकदम भपका बन के उड़ेगा, स्प्लैश हो जाएगा, समझे। मतलब आपको धीरे धीरे पानी का जग भरना है और एसिड धीरे धीरे डालना है और धीरे धीरे घुमाना है, ठीक है। कभी भी आपको एसिड में पानी नहीं डाल देना है, ठीक है। एसिड में अगर पानी डालोगे वो सीधा से स्प्लैश हो जाएगा, जला सकता है पूरी तरह से, ठीक है, डैमेज कर सकता है स्किन, बॉडी। So the acid must always be added slowly to water with constant stirring. Water is added to the concentrated acid. The heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns. अगर आप एसिड में पानी डालोगे तो जो हीट जनरेट होगी वो मिक्सचर क्या कर देगी, स्प्लैश आउट, मतलब एकदम मिक्सचर ऐसे फट जाएगा और बर्न्स कॉज कर सकता है, ठीक है। सो जो वाटर है उसको हमें वाटर, अगर आपने वाटर को कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में डाला तो वो एकदम स्प्लैश आउट हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे आप वाटर एसिड में डालोगे फुल हीट जनरेट होगी और वो हीट इतनी ज्यादा गहरी होगी कि वो एकदम, वो इवन बीकर भी फाड़ सकती है। अगर वो ग्लास का बीकर है, अगर आपने ग्लास में रख, एकदम वो ग्लास ऐसे फट सकता है, बीकर ग्लास फट के। सो एकदम, सो हमेशा ऑलवेज स्लोली ऐड एसिड इनटू वाटर, और वो भी एकदम स्लोली स्टिर करते करते, ठीक है। सो पोर एसिड इनटू वाटर, ऑलवेज पोर एसिड इनटू वाटर, याद रखो PaW, ठीक है। सो PaW का ये सिद्धांत हमेशा याद रखो, PaW, पोर एसिड इनटू वाटर, पॉ, हमेशा एसिड को पानी में मिलाएं, ना कि पानी को एसिड में, ठीक है, नहीं तो एकदम हीट एनर्जी इतनी ज्यादा जनरेट होगी, एकदम जल सकते हैं, ठीक है। सो दैट वाज योर 4th नंबर ऑफ ब्लूप्रिंट। बच्चों 5th नंबर देखो, how is the concentration of hydronium ions H3O plus affected when a solution of an acid is diluted। कह रहा है हाइड्रोनियम आयंस है जो कि H3O plus होते हैं, कैसे उनका कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट होता है अगर आप एक एसिड को डाइल्यूट करते हो। मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखो, अगर समझो आपके पास एक एसिड है, ठीक है, आपके पास एक एसिड है इतना सा, तो ये एसिड है। अब आप इस एसिड को आप देखो, अब ये एसिड है, इसमें समझो H3O plus आयंस हैं, ठीक है। अगर आप इसको डाइल्यूट कर रहे हो, इसमें पानी डाल रहे हो, इस एसिड में क्या डाल रहे हो, पानी, वाटर डाल रहे हो। सो डाइल्यूट कर रहे हो मतलब इसको पतला कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हो। सो आपने इसको डाइल्यूट कर दिया, ठीक है। सो जो देखो डाइल्यूट किया तो इसमें H3O plus तो उतना ही रहेगा ना, वो H3O plus थोड़ा नहीं बढ़ जाएगा। आप डाइल्यूट कर रहे हो, आप सिंपली उसको पतला कर रहे हो, ठीक है। अब मैं आप एक सब्जी का एक एग्जांपल ले लो, ठीक है। सब्जी, एक मम्मी ने बहुत टेस्टी सब्जी बनाई है, उसमें नमक मिर्ची सब मस्त परफेक्ट है। अब मम्मी एक मेहमान आ गया अचानक से, तो मम्मी ने कहा फिर से क्या बनाऊं, तो मम्मी उसी में ही पानी डाल देती हैं।
फिर बस उसको गर्म करके दे देती हैं, उसका टेस्ट अलग हो जाएगा सब्जी का। क्यों? मम्मी ने तो पानी बढ़ा दिया, नमक तो उतना ही था, तो मम्मी को नमक मिर्ची सब बढ़ाना था। ठीक है, सो यहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ पानी बढ़ रहा है, तो आयंस तो वही है ना, आयंस की मात्रा तो वही है। सो एन एसिड डिसोसिएट्स इनटू हाइड्रोनियम आयंस H3O+ एंड एनायंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जब भी आप एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वो H3O+ में और एनायन में ब्रेक होता है, ये आपने पहले भी पढ़ा। व्हेन अ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, पर जब आप उसको डाइल्यूट करते हो, मतलब जब आप सिंपली उसको पानी की मात्रा बढ़ा रहे हो, तो तब उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ना मतलब पानी की मात्रा बढ़ना। सो वॉल्यूम बढ़ जाता है, बट द नंबर ऑफ आयंस रिमेन्स द सेम। पर उसके अंदर जो आयंस है, जो H3O+ आयंस है, वो तो वही के वही रहेंगे। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस H3O+ पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस। सो इसलिए जो हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप वॉल्यूम के हिसाब से बोल रहे हो तो डिक्रीज होगा। ठीक है, वॉल्यूम, भाई पानी बढ़ गया, अगर आप कह रहे हो कि भाई इतने में इतना H3O+ पर इतना सारा, इसमें सिर्फ इतना H3O+, तो हाँ, तो आप क्या बोलोगे कि वॉल्यूम के हिसाब से उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया H3O+ का। ठीक है, सो इसका ये आंसर है। अभी यहाँ देखो 6th, हाउ इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस अफेक्टेड व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब कह रहा है OH- का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसे अफेक्ट होगा जब आप बहुत ज्यादा बेस डिसॉल्व कर दोगे एक सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मतलब वो ऑलरेडी वाटर में डिसॉल्व है, सॉल्यूशन है इसलिए डिसॉल्व है। अगर आप उसमें और बेस डाले जा रहे हो, और बेस डाले जा रहे हो, तो क्या होगा, बेस डाले जाओगे, बेस मतलब OH- आयन वाला, आप बेस डाले जा रहे हो। यहाँ देखो आप पानी डाल रहे हो, यहाँ आप बेस डाल रहे हो, आप बेस डाले जा रहे हो। बेस में क्या होता है, OH- आयंस होते हैं। सो OH- आयंस क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, सो आंसर देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस व्हेन एक्सेस बेस इज डिसॉल्व्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ NaOH। अगर एक्सेस बेस डाल रहे हो, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस। ठीक है, मतलब आप जितना बेस डालोगे, क्यों, क्योंकि बेस मतलब OH- आयन, और NaOH में ऑलरेडी OH- आयन होता है, आप डाल रहे हो मतलब उसका आप मात्रा बढ़ाए जा रहे हो। सो मतलब आप OH- आयंस बढ़ाए जा रहे हो। ठीक है, सो ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ NaOH एज वेल एज द अदर बेस इन एक्वस सॉल्यूशन। सो NaOH तो है ही, और आप दूसरा बेस डाले जा रहे हो। ठीक है, सो वो दोनों मतलब डिसोसिएट होंगे, तो मतलब OH- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। सपोज आप ये NaOH को ब्रेक डाउन करो, तो NaOH को ब्रेक डाउन करोगे तो Na+ प्लस OH-, तो ये OH-, और समझो कोई और बेस है वो भी ब्रेक डाउन हो रहा है, कोई और बेस है, समझो M है। ठीक है, मतलब मैं कोई नाम नहीं दे रही हूँ, M, समझो MOH, और यहाँ उसका X, कभी कभी ऐसे होता है ना, CaOH ट्वाइस। ठीक है, ऐसे होता है ना, ट्वाइस, थ्राइस, तो समझो यहाँ X लिखा, समझो ये M और ये X, ये मतलब हम इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं। समझो कि ये कोई बेस है MOHX, वो वाटर में डिसोसिएट हो रहा है, तो क्या बनाएगा, M++ XOH- आयंस। ठीक है, X क्यों है, क्योंकि ये आयंस यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, सो XOH- आयंस, ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखा है कि क्योंकि इन्होंने एनी अदर बेस बोला, इन्होंने नाम नहीं दिया है। ठीक है, इन्होंने एक्सेस बेस, इन्होंने कोई नाम नहीं दिया, तो हमने भी ऐसे ही दे दिया। ठीक है, सो M मतलब कोई भी कंपाउंड, और X मतलब उसका नंबर है। ठीक है, सो इस तरह से अगर आप बेस डाल रहे हो, बेस के अंदर बेस डाल रहे हो, तो OH- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, OH- बढ़ेगा। पर अगर आप इसमें वाटर डाल रहे हो, पानी डाल रहे हो, सिर्फ सिंपली डाइल्यूट कर रहे हो आप, तो डाइल्यूट करने से इसका जो हाइड्रोनियम आयंस है वो तो वही के वही रहेंगे, वॉल्यूम के हिसाब से वो घटेंगे, क्योंकि वो तो वही के, वॉल्यूम बढ़ गया तो वॉल्यूम के सामने तो आपको कम ही लगेंगे ना। ठीक है, so these were your question number 5th and 6th of blueprints, and here we are ending our today's lecture of chemical properties. ठीक है, we completed our portion of chemical properties today. Write each and everything very neatly, clearly, और try to memorize each and everything. याद करते जाएं, करते याद करते जाएं, फ्यूचर में आपको हेल्प करेगा अगर आप अभी से ही प्रिपेयर करेंगे। चलें, थैंक यू।